डियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज मैं आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। जी हाँ, मैं आज आपको सिखाऊंगा एमसीक्यूज़ को स्मार्टली सॉल्व करने की टेक्निक्स। जी, कोई 10 12 15 टेक्निक्स नहीं, जस्ट 3 टेक्निक्स और आप बन जाएंगे प्रो स्मार्ट। एग्ज़ाम में मेहनत तो सभी करके जाते हैं, लेकिन अगर मेहनत के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क करें तो आप अपने ग्रेड्स को, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में हर टेक्निक को समझाने के लिए मैं साथ में एक एग्जाम्पल भी दूंगा, ताकि आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और फिर खुद से इसको अप्लाई भी कर सकें। मैंने खुद इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है और आज तक मेरा कोई एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम फेल नहीं हुआ। एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम तो हम सबको देना पड़ते हैं ना, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप किसी जॉब की तलाश में हैं। एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ये ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें टाइम हमें कम मिलता है। इसलिए इस तरह के एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ते हैं, उनमें सबसे पहला बड़ा प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि कम टाइम है और आपने ज़्यादा काम करना है। अब आपने सारा सिलेबस भी कवर किया है, आप बहुत हार्ड वर्क करके भी आए हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम अगर आप मैनेज नहीं करेंगे, अगर आप स्मार्टली वर्क नहीं करेंगे, तो इसके बावजूद कि आपने बहुत मेहनत की है, आपके मार्क्स में कोई 2-4 नंबर का फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 100% अपने एग्ज़ाम को सॉल्व करें, तो ये जो स्मार्ट टेक्निक्स हैं, जो कि सिर्फ 3 टेक्निक्स हैं, ये ज़रूर आपको सीखनी चाहिए। इन टेक्निक्स को सीखने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाएंगे तो श्योरली आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया और अपने एग्ज़ाम में जाकर आपने फील किया कि आपको फ़ायदा हुआ है, तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जो आपको हर तरह के एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में फेल होने से बचाएगा। इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में हर मिनट जो है वो एक चेन की तरह है, क्योंकि चेन अगर कहीं से भी ब्रेक होगी तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए स्किप किए बगैर आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर अब मैं चलता हूं अपनी सबसे पहली टेक्निक की तरफ, जो कि है स्किमिंग एंड रीडिंग। ये स्किमिंग क्या है? इस टेक्निक के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है स्किमिंग, इसमें मैं आपको स्किमिंग सिखाऊंगा, और दूसरे हिस्से में मैं आपको रीडिंग सिखाऊंगा। जब आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पहले 10 मिनट में ये डिसाइड हो जाता है कि इस एग्ज़ाम में आप जीतने वाले हैं या एग्ज़ाम जीतने वाला है और आप हारने वाले हैं। ये पहले 5 to 10 मिनट्स वो टाइम होता है जब आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल करके विन करना होता है। सारा, क्योंकि मेहनत तो सारे लोग करके गए होते हैं, तैयारी सब लोग करके गए होते हैं, लेकिन सारी बात होती है माइंड कंट्रोल की। ठीक है, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, अगर आप कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे, अगर आप अपनी कन्फ्यूजन पे काबू पा लेंगे, तो आप पहले 10 मिनट में ही विन कर जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि स्किमिंग किस तरह से करनी है और आपने इन पहले 10 मिनट में कैसे जीतना है। ये वो मेथड है जो मैंने अगेन एंड अगेन यूज़ किया और मुझे हमेशा इसमें कामयाबी मिली। आपने करना क्या है? आपने पेपर को क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करना है, उसको स्किप नहीं करना। सारे पेपर को आपने पढ़ते जाना है। अब जब आप पेपर पढ़ेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने को मिलेंगे जिनकी स्टेटमेंट को पढ़ते साथ ऑप्शन देखे बगैर ही आप बता देंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या है। आपने उनको पढ़ते जाना है और ऐसे क्वेश्चंस को आपने मार्क करते जाना है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनकी आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको आंसर को तलाश करने के लिए, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको आंसर समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसके ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आप 3 एक ऑप्शन के बारे में श्योर होंगे, 3 में कंफ्यूज होंगे। ऐसे भी होंगे जिनमें आप 2 ऑप्शन के बारे में श्योर होंगे या 3 ऑप्शन के बारे में श्योर होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जिनमें आपको लगे कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जब सबसे पहला राउंड आप लगा रहे होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने छोड़ देना है। सबसे पहले
वाले आपने वही क्वेश्चन करने हैं जिनकी सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के ऑप्शन देखे बगैर आपको पता चल गया था कि इसका आंसर क्या है। उसकी वजह यह है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जिसकी स्टेटमेंट से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको कॉन्फिडेंस के 5 नंबर, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाएगा। आप दूसरा सॉल्व करेंगे आपका कॉन्फिडेंस 20% पे चला जाएगा, तीसरा सॉल्व करेंगे 40 पे चला जाएगा। जब इस तरह के 5-6 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 100% चला जाएगा। एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना है और आपने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है और अपने कन्फ्यूजन को दूर करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि सारी चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें और क्वेश्चन नंबर 1 ही ऐसा आ जाए कि जिसमें आपको सॉल्व करना पड़े, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़े, या आपको लगे कि इसमें आप कोई 2 ऑप्शंस के बारे में कंफर्म है, 2 में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, 50% की प्रोबेबिलिटी है, 50% आप एमसीक्यूज़ को जानते हैं, 50% नहीं जानते, तो क्या होगा, आप उस पर ज़्यादा टाइम लगाएंगे। और जब आपके जहन में ये बात आएगी कि अभी तक तो मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया और मेरा टाइम गुजरता जा रहा है, क्योंकि एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्ज़ाम जो होते हैं इनमें सबसे जो बेहतरीन चीज़ है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम को कंट्रोल करना, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें टाइम कम होता है। तो ये चीज़ अगर आप शुरू में ही इस तरह के सवाल करना शुरू हो जाएंगे जिसमें कैलकुलेशन होगी या जिनमें आप कंफ्यूज होंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा। ये चीज़ बार बार आपके माइंड में आएगी और आप कंफ्यूज होते जाएंगे, आप पजल होते जाएंगे। तो आपको जो क्वेश्चन सही भी आते हैं आप उनको गलत कर बैठेंगे और ये वो पहले 10 मिनट्स हैं जिनमें एग्ज़ाम आपसे जीत जाएगा। तो आपने स्कीमिंग जैसे मैंने सिखाई है बिल्कुल इसी तरह से ही आपने करना है, लेकिन स्कीमिंग को आपने रीडिंग के साथ अटैच भी करना है। उसकी वजह क्या होती है, बज़ाहिर बहुत ही आसान नज़र आने वाले एमसीक्यूज़ लाजमी ट्रिकी होते हैं। यानी कि आपको लग रहा होता है ये तो बहुत ही आसान है, मैंने तो ऑप्शन पढ़े बगैर ही बता दिया कि आंसर क्या है, लेकिन ऐसे एमसीक्यूज़ अक्सर ट्रिकी होते हैं। तो आपने ऐसे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को बहुत ही गौर से पढ़ना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ, अब देखें स्टेटमेंट जो है, जो स्टेम है इस एमसीक्यूज़ का, किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ। अब वाट का लफ्ज़ सुन के सम टाइम कुछ बच्चे कहते हैं अच्छा वाट है तो ये पावर का यूनिट होगा, जल्दी से पावर पे लगा दिया। लेकिन कुछ बच्चे जो थोड़ा सोचेंगे कि यार वाट के साथ आवर भी है, तो जब पावर का वाट के साथ टाइम आ जाएगा तो वो बन जाएगा एनर्जी का यूनिट। तो वो इसमें देखें ऑप्शन बी एनर्जी आ रहा है, वो जल्दी से एनर्जी को लगा देंगे। लेकिन आप गौर करें कि सी ऑप्शन वर्क है। अब वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है, इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन डी होना चाहिए, यानी कि बोथ बी एंड सी। तो इस तरह के जो आसान एमसीक्यूज़ होते हैं वो ट्रिकी भी होते हैं, लिहाजा आपने उनको रीड भी करना है। अब हम चलते हैं उन एमसीक्यूज़ की तरफ। पहले स्टेप में तो हमने उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लिया जिन एमसीक्यूज़ के बारे में हम श्योर थे, 100% श्योर थे। अब उन एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हैं। ठीक है जी। तो जो सेकंड टेक्निक है वो है फाइंड द ऑड आउट। ये क्या है ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ आपको ऐसे मिलते हैं जिनमें एक ऑप्शन बाकी 3 ऑप्शन से डिफरेंट होता है। अब 2 सिचुएशन होती हैं। ये जो डिफरेंट वाला ऑप्शन है या तो ये ठीक होता है और ये जो डिफरेंट वाला ऑप्शन है ये गलत भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक एग्जांपल है, देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रॉक। अब नीचे 3 ऑप्शन है, ग्रेनाइट, मार्बल, बसाल्ट। अब ये तीनों ही सेम कैटेगरी है, तीनों ही रॉक्स की टाइप है, तीनों ही रॉक टाइप्स हैं। ठीक है। जो चौथा है ऑक्सीजन, वो ऑड है, वो इन तीनों से अलग है। अब ये जो ऑड है ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है। ये सही कैसे होगा, गलत कैसे होगा, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने दोबारा स्टेटमेंट की तरफ जाना है और स्टेटमेंट पे जाके आपने देखना है कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है नॉट अ टाइप ऑफ रॉक, यानी कि रॉक की टाइप नहीं है। तो पहली तीनों तो रॉक की टाइप हैं और जो चौथी है ऑक्सीजन वो ऑड है, वो एक गैस है। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जो ऑड ऑप्शन था वो करेक्ट था, लेकिन ये ऑड हमेशा करेक्ट नहीं होता, ऑड रॉन्ग भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया। एरिया के एतबार से सबसे छोटा मुल्क कौन सा है। अब देखें पहला ऑप्शन है नेपाल, ये एक कंट्री है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एशिया, तीसरा है वेटिकन सिटी और चौथा है थाईलैंड। अब ऑप्शन
ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों कंट्रीज हैं। इनमें जो ऑप्शन बी है एशिया, ये कॉन्टिनेंट है। अब ये ऑड है, लेकिन हमसे पूछा गया है कंट्री के बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में तो नहीं पूछा गया। लिहाजा एशिया क्या है, ये कॉन्टिनेंट है, ये ऑड है, ये रॉन्ग है। तो अब आपने इसको रॉन्ग कर दिया, बाकी 3 बच गए। यानी कि अगर आप ऑड को निकाल लेंगे तो वो दोनों सूरतों में आपको फ़ायदा देगा। अगर तो वो ठीक हुआ तो फिर तो वेरी गुड, अगर वो ठीक ना भी हुआ तो कम से कम आप उसको एलिमिनेट कर देंगे। आपके पास अब पीछे सिर्फ 3 ऑप्शन बच जाएंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचने में 25% आसानी हो जाएगी। तो ये है हमारी सेकंड टेक्निक, फाइंड द ऑड आउट। उसके बाद हमारी जो थर्ड टेक्निक है ये है नैरो द गैप। अब हम उन MCQs को सॉल्व कर रहे हैं जिनमें हम कंफ्यूज हैं, जिनमें हमें या तो 2 ऑप्शन के बारे में पता है, 2 को हम नहीं, 2 में कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, या हमें 3 में कंफ्यूज हो रहे हैं, 1 का पता है, ठीक है, या हम 1 में कंफ्यूज हो रहे हैं, 3 का पता है। तो इस तरह के जो MCQs हैं जहां पर आप कंफ्यूज हैं, उनको सॉल्व करने का जो तीसरा टेक्निक है वो है नैरो द गैप। अब नैरो द गैप में आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं ढूंढना, क्योंकि उसका तो आपको पता ही नहीं है। आपने यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शंस को ढूंढना है। अगर आप एक रॉन्ग ऑप्शन ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे तो पीछे आपके पास 3 ऑप्शन बचेंगे। अगर आप एक और ढूंढेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी, जो सही होने की प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ती जाएगी। जितने रॉन्ग आप ढूंढेंगे उनको एलिमिनेट करते जाएंगे तो सही ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, चांस बढ़ता जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मसलन, विच इज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के सबसे करीब प्लैनेट कौन सा है। देखें, अब इसमें 4 ऑप्शन है, अर्थ, मून, अर्थ, वेनस और जुपिटर। इसमें अर्थ, वेनस और जुपिटर ये तीनों ही प्लैनेट हैं, जबकि पहला जो मून है ये ऑड है, ठीक है, क्योंकि ये प्लैनेट नहीं है, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो आपने क्या किया, ऑड को पकड़ा और आपको पता चल गया कि ये ऑड है, ये तो प्लैनेट है ही नहीं, ये ऑड यहाँ पे रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है। अब आपके पास बचे 3 ऑप्शन, ठीक है। क्लोजेस्ट हमें ढूंढना है, तो हमें पता है कि जो जुपिटर है ये तो आउटर प्लैनेट है, ये तो क्लोजेस्ट नहीं हो सकता, लिहाजा आपने जुपिटर को भी एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, अर्थ एंड वेनस। अब यहाँ पर आपने इंटेलिजेंट गेस करना है, ठीक है जी। आपको पता है कि अर्थ जो है अगर वो क्लोजेस्ट होती सन के तो अर्थ का टेम्परेचर वो ना होता जो अब है और यहाँ पर लाइफ पॉसिबल ना होती, लिहाजा अर्थ भी क्लोजेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इन चारों में से जो क्लोजेस्ट है वो कौन सा है, वो वेनस है, ठीक है। तो नैरो द गैप के अंदर आपने तुक्का मारना है, लेकिन वो इंटेलिजेंट गेस होना चाहिए, ठीक है। वो ऐसे नहीं आपने आंखें बंद करके लगा देना कि ये है या ये है, ठीक है जी। तो ये जो प्रोसेस है नैरो द गैप, इसको हम इंटेलिजेंट गेस भी कहते हैं अपने MCQs को सही करने के लिए। तो सबसे आखिर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगा। वो प्रो टिप क्या है, आपने अक्सर लोगों को कहते ये सुना होगा, मुझे कई दफ़ा लोगों ने बताया कि अगर आप कि किसी एग्ज़ाम के अंदर आप बैठे हैं और आप कुछ MCQs यानी कि कोई 10 MCQs या 15 MCQs के बारे में आप नहीं जानते, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, आपने पैटर्न ढूंढना है, ठीक है जी। पैटर्न क्या ढूंढना है, पैटर्न आपने ये ढूंढना है कि आपने जिन MCQs को सॉल्व कर लिया है उनमें देखें कि ज़्यादातर जो MCQs हैं उनके ऑप्शन कौन से हैं। मसलन अगर ज़्यादा MCQs के ऑप्शन A और B हैं तो जो आपने सॉल्व नहीं किए उनके भी A और B होंगे, या जो आपने सॉल्व किए हैं उनमें मोस्टली MCQs का आंसर C है तो जो आपने सॉल्व नहीं किए उसका भी C होगा, ठीक है जी। इसे कहते हैं डोंट फॉलो द फोक्स, ठीक है। यानी कि आप अंधाधुंध किसी चीज़ को फॉलो ना करें। इस तरह से MCQs को सॉल्व करना बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक कुएं में आंखें बंद करके छलांग मार रहे हैं, तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान होने वाला है। लिहाजा आप फाइंड द ऑड आउट, जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई, टेक्निक नंबर 2 और टेक्निक नंबर 3 नैरो द गैप, आप इन दोनों टेक्निक्स को यूज़ करें और यूज़ करके इंटेलिजेंट गेस करें, ना कि आप अंधाधुंध तुक्का मारें कि जी ज़्यादा का C है तो ये भी C होगा, ज़्यादा का D है। ये तरीका बिल्कुल गलत है और ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये थी हमारी टेक्निक्स और एक टिप जिसकी मदद से आप, अगर मैं आपको पूरी श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करके जाएं और इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करके जाएं तो ये टेक्निक्स आपको स्मार्ट बनाएंगी, आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपका स्कोर पहले से बेहतर होगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू सॉल्व एनी MCQs एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।